Morning students, I welcome you in this video and we are discussing about the chapter the last lesson of the flamingo. Okay, और हमने I want you to be very attentive यहाँ तक का जो चैप्टर है पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर लिया था. एंड टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी, कि जो शब्द उन्होंने कहे थे, एम हेमल ने जब हमसे कहा था कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो ये शब्द मेरे लिए बिजली की किसी गड़गड़ाहट के समान लगे. ओ द रेचिस, ओह कितने दुष्ट लोग हैं. रेचिस वर्ड जो यूज हुआ है, यानी रेचिस का मतलब है दुष्ट लोग, यानी कि अन्यायी लोग जो अन्याय करते हैं. तो अन्यायी लोगों के लिए दुष्ट लोग यानी कि रेचेज वर्ड का यूज़ किया गया है. दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो निश्चित तौर से यह वही बात है जो उस टाउन हॉल पर यानी कि टाउन हॉल के सामने जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ था उस नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी. ओके, द नेक्स्ट इज माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने अब तक क्यों नहीं लिखना सीखा, यानी कि मैंने अपनी फ्रांसीसी भाषा में अब तक शायद कोई बात क्यों नहीं सीखी. यानी कि मैं अब तक अपनी फ्रांसीसी लैंग्वेज से अपना मन चुराता आया था, मेरा मन नहीं करता था पढ़ने में, किंतु जैसे आज मैंने अंतिम यानी कि लास्ट लेसन के पाठ के बारे में सुना, लास्ट लेसन के बारे में सुना, तो मुझे बड़ा अचंभा सा हुआ और मैं इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास कर सकता था कि आज यह अंतिम पाठ है. ओके, आई शुड नेवर लर्न माई मोर, निश्चित तौर से शायद मैं इससे ज़्यादा और अधिक फ्रांसीसी भाषा को नहीं सीख पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब तो मुझे शायद अपनी फ्रांसीसी भाषा को सीखना यहीं पर बंद करना पड़ेगा. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठों को नहीं सीखने के कारण अपने लिए क्षमा प्रार्थी था. यानी कि मैं अपने आप को क्षमा भी नहीं दे सकता था कि मैंने इतनी लापरवाही क्यों की, मैंने अपने पाठों को याद क्यों नहीं किया. क्लियर. फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैंने केवल So why I hardly knew how to write, I should never learn anymore, I must stop there then. Oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs or going sliding on the sand. कि मैंने इसके बदले में क्या किया, मैंने इसके बदले में सिर्फ चिड़ियाओं के जो अंडे, पक्षियों के जो अंडे थे उनको ढूंढना चालू रखा और साथ में ही गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और जो सार्वजनिक बच्चे जिस पे फिसल कर आनंद की अनुभूति करते हैं, तो मैं केवल उस सार पर फिसलता रहा. माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूजेंस अ व्हाइल अगो, यानी कि कुछ समय पहले वो किताबें जो मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी, सो हैवी टू कैरी, उनको ले जाना मुझे भार सा लगता था. माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और उन संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, और वो सभी मेरी पुरानी मित्र हो जाएंगी. नाउ यानी कि अब वो सब क्या हो जाएंगी, मेरी पुरानी मित्र बन जाएंगी, यानी कि उनसे मेरा नाता टूट जाएगा और नाता टूटने के बाद मेरा जो उनसे पुराना संबंध बन जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट है दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं शायद उनको छोड़ना नहीं चाहता था, यानी कि मैं उन किताबों को छोड़ नहीं सकता था, यानी कि मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं फ्रांसीसी भाषा की इन किताबों को छोड़ दूं, तो शायद अब मुझे नहीं लगता था यानी कि मैं उनसे दूर हो जाऊं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं था. एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी शायद ऐसा नहीं सोच सकते थे कि वो किसी फ्रांसीसी भाषा को छोड़कर जाएं. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और यह विचार कि एम हेमल उन फ्रांसीसी भाषा को त्याग दे, उस फ्रांसीसी भाषा जो वो पढ़ाते थे,
दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और शायद मैं एम हिमल को भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। अगर वो जाने का विचार बना लेते हैं, कौन? अगर एम हिमल जाने का विचार बना लेते हैं तो शायद मैं दोबारा से उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। क्लियर? मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और अब इन सब चीज़ों ने, यानी कि मुझे उनका जो डंडा था, यानी कि जो रूलर था, उस रूलर को, उस डंडे को भी मैंने भुला दिया था, और मैंने ये भी भुला दिया था कि वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं सन की, ठीक है, जिसको हम क्रैंकी की जगह क्रेजी भी कह सकते हैं, कि वो कितने क्रेजी थे कि, और मैंने उनका जो डंडा था वो भी, इन दोनों चीज़ों को शायद मैंने भुला दिया। ओके। पुअर मैन, बेचारे, बेचारे वर्ड जो यूज लिया है वो एम किसके लिए? एम हेमल के लिए। हु वाज द फ्रेंच टीचर इन हिज स्कूल? इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। और अपने, यानी कि इस अंतिम पाठ के सम्मान में, इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने आज अपने संडे वाले कपड़े पहन रखे थे। यानी कि वो कपड़े जो वो संडे वाले दिन या विशेष ओकेजन्स पर पहना करते थे, उन कपड़ों को आज उन्होंने उस अंतिम पाठ के सम्मान में पहना हुआ था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। कौन समझ गया था? यानी कि जो फ्रैंक था वो समझ गया था कि उन्होंने नए कपड़े क्यों पहने थे। ओके। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और ये मैं भी ये भी समझ गया कि जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे, कौन? जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो बूढ़े लोग थे, वो पीछे, यानी कमरे की पीछे वाली जो खाली सीटें थी, आज उन पर क्यों बैठे हुए थे, क्यों उपस्थित थे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। क्योंकि वो सॉरी करना चाहते थे, यानी कि क्षमा मांगना चाहते थे इस बात के लिए कि वो और अधिक समय तक स्कूल में क्यों नहीं आ सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आर मास्टर फॉर दिस 40 years फेथफुल सर्विस। क्लियर? और यह तरीका था जिससे कि हम, यानी कि जो अध्यापक थे, उनके 40 साल की फेथफुल जो सर्विस है उसके लिए उनको सम्मान दे सकें। यानी कि ये सम्मान करने का एक तरीका जो था वो गांव के लोगों के द्वारा दिया गया, क्योंकि गांव के लोग वहां पर आकर क्या हुए? कक्षा में उपस्थित हुए। एंड ऑफ शोविंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वो देश के प्रति भी अपना जो सम्मान था वो प्रदर्शित कर रहे थे। दैट वाज देयर नो मोर, क्योंकि वह देश जिसके प्रति वो सम्मान व्यक्त कर रहे थे वो ज़्यादा दिनों तक उनका नहीं रहा। यानी कि अब किनके अधीन हो गया? यानी कि वो पर्शियन हाथों में चला गया। पर्सिया जो देश था, यानी कि पर्शियन जो देश था, उनके हाथों में फ्रेंच, हमारा जो फ्रांस देश था, वो चला गया। अब नियम, रूल्स और जो नॉर्म्स है वो किसके लागू हो जाएंगे? यानी कि जो पर्सिया है, यानी कि जर्मन जो है वो पर्सिया का ही एक देश है, तो वहाँ पे जर्मन भाषा। पैराग्राफ इज, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम किसी को पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा दोहराने का समय आ गया था, पाठ को रिसाइट करने का मेरी बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू मी एबल टू सी दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कि क्या मैं उन पार्टिसिपल के जो ड्रीडफुल रूल थे, यानी कि जो खतरनाक नियम थे, भयानक नियम थे, क्या मैं उनको सुना पाऊंगा? यानी कि क्या मुझे उनको सुनाने की योग्यता थी? वेरी लाउड एंड क्लियर, वो भी कैसे? बहुत तेज आवाज़ में, स्पष्ट आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और वो भी बिना गलती किए। तो बिना गलती किए अब ये सोच रहा था सब कुछ, कौन? फ्रैंक सोच रहा था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, और मैंने पहली बार में क्या किया? पहले शब्दों को मिक्स कर दिया, यानी कि शुरुआत में ही मेरे से गलती हो गई और मैं यहाँ पर, वहाँ पर क्या हो गया? खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि मैं पहली बात तो फ्रांसीसी भाषा में इतना अच्छा था नहीं, और दूसरी बात जैसे ही उन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था तो मेरा जो दिमाग था वो डाइवर्ट भी था। तो
उसके बारे में फिर बाद में सोचता है कि वो पार्टिसिपल के जो रूल थे, किसके रूल थे, पार्टिसिपल के जो रूल थे, क्या उसकी सुनाने की योग्यता भी उसमें थी। तो ये सब चीज़ उसको क्या कर रही थी, उसका माइंड डाइवर्ट कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने पहले शब्द बोले उससे गलती हो गई, चुपचाप वहाँ खड़ा हो गया। ठीक है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अब मैं अपनी डेस्क को पकड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर अपनी गर्दन उठाकर देख लूं। आई हियर्ड एम हिमल से टू मी, और मैंने एम हिमल को यह कहते हुए सुना, यानी कि जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने ये कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, किंतु निश्चित तौर से तुम्हें थोड़ा काफ़ी बुरा तो अवश्य लगेगा, बुरा तो अवश्य महसूस होगा। सी हाउ इट इज़, और देखो किस तरीके से, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स बा, कि हम किस तरीके से एक दूसरे को सिर्फ कहते रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही बातें बनाते रहते हैं, आपस में ही बात करते रहते हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास काफ़ी समय होता है, यानी कि हमारे पास पर्याप्त समय होता है। आई विल लर्न इट टुमारो, और हम क्या करते हैं, इसे याद करने के लिए कल पर टाल देते हैं कि मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए, यानी कि हमारी स्थिति क्या हो गई है। ओ दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, हाँ, और अलसेक के साथ भी भारी समस्या पैदा हो गई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और शायद वह भी कल पर अपने याद करने की बात जो है वो कल पर छोड़ देगी। यानी कि अलसेक भी, पूरा अलसेक भी इस बात को कहते हुए नजर आएगा, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ठीक है, हालांकि अलसेक है वो एक सिटी है फ्रांस का, तो कोई शहर बोल थोड़ी सकता है, लेकिन एक इमेजिनेशन के बेस पर उसने क्या कहा कि शायद अलसेक जो है वो भी ये कहेगा कि अब मैं कल याद करूंगा, यानी कि आज की बात जो है कल के ऊपर टाल देगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और निश्चित तौर से वो फेलोज, फेलोज का मतलब वो साथी, ठीक है, वे लोग कौन, जो हमारे अभी फेलो बने हैं। कौन बने हमारे फेलो, जर्मन लोग बने हैं, क्योंकि हम फ्रांसीसी हैं और हमें अब फेलो किसने, मतलब अब हमारे साथी कौन बन गए, फेलो बन, यानी कि जर्मन बन गए। हमारे फेलो कौन बन गए, जर्मन लोग। ठीक है, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो तुमसे इस बात को पूछेंगे, क्या पूछेंगे, हाउ इज इट, ये कैसी समस्या है, ये किस प्रकार से है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो केवल फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो, मतलब तुम्हें तो फ्रांसीसी नहीं आती और तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम ना तो अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा को तुम लिख सकते हो, यानी कि तुम्हें अपनी भाषा को ना तो बोलना आता है और ना ही लिखना आता है, तो तुम कैसे फ्रांसीसी हो। ठीक है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट फॉर लिटिल फ्रेंच, किंतु तुम इतने बुरे भी नहीं हो लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिपोर्च आवर सेल्स विद, और शायद ये जो समस्या है, इस समस्या के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोच करते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस बात के लिए धिक्कारते हैं कि ये समस्या एक के नहीं बल्कि हम सबकी है, और सबकी समस्या होने के कारण हमें अपने आप को धिक्कारना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने कहा, एम हेमल ने कहा, जो कौन थे, जो फ्रेंच के टीचर थे, जो फ्रेंच था उसके टीचर थे एम हेमल। नेक्स्ट है, योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, और शायद तुम्हारे माता पिता भी इस बात को नहीं चाहते थे, वो इच्छुक नहीं थे। अनेक्सियस मतलब होता है इच्छुक, और शायद तुम्हारे माता पिता भी इस बात के लिए इच्छुक नहीं थे कि तुम पर्याप्त मात्रा में पढ़ो, लर्न करो, यानी कि तुम सीखो। ऐसी तुम्हारे माता पिता की भी कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, पढ़ेगा तो फ्रेंच पढ़ लेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा ना। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, और शायद वो तुम्हें कहाँ भेजते, कहाँ डाल सकते थे,
वो तुम्हें किसी काम पर भी डाल सकते थे, या किसी फार्म पर काम करने के लिए भेज सकते थे, या किसी मिल में, मिल का मतलब कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना, उसमें तुम्हें भेज सकते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम क्या कमा सको, और अधिक पैसा कमा सको, और कुछ उन्हें पैसा मिल सके। एंड और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और निश्चित तौर से अगर मैं इस बात के लिए, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने आप को ये कहूँ मैं कसूरवार हूँ, मैं ब्लेम अपने आप पर डाल लूँ, किस पर डाल लूँ, अपने आप के ऊपर ब्लेम डाल लूँ, ठीक है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, और ऐसा नहीं हो सकता था कि क्या मैं तुम्हें पढ़ने की बजाय, लर्निंग करने की बजाय अपने फूलों में पानी डालने के लिए भेज दूँ। कहाँ भेज दूँ? अपने फूलों में पानी डालने के, अपने पौधों में, क्यारियों में, अपने क्यारियों के अंदर आपको पानी डालने के लिए भेज देता। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और शायद हो सकता था कि जिस समय अगर मैं मछली पकड़ना चाहता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो हो सकता था कि मैं तुम्हें एक छुट्टी भी दे देता। किसको दे देता? फ्रेंड से ये शब्द कह रहा है कि हो सकता था अगर मैं मछली पकड़ने का मेरा मन होता तो शायद मैं तुम्हें एक छुट्टी दे देता। किसके लिए? क्योंकि मैं व्यस्त होता और मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाता तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता। तो ऐसा ये सब कुछ कौन कह रहा है? ये कह रहा है एमहेबल। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, और इस तरीके से एक बात से दूसरी बात पर आते हुए एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब एम हेमल क्या करने लगे, यानी कि फ्रेंच भाषा के ऊपर आ गए, फ्रेंच भाषा का मुद्दा यानी कि बीच में लेकर आ गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा कि शायद दुनिया की जो सबसे सुंदर भाषा है वो क्या है? फ्रांसीसी भाषा है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, जो बिल्कुल स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, और हमें हमारे बीच में इस भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इस भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, कि जिस समय किसी व्यक्ति को अगर क्या बना लिया जाए, यानी कि व्हेन ए पीपल से मतलब देश से है, कि अगर किसी देश को गुलाम बना लिया जाए, ठीक है। एनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम बना, एनस्लेव का मतलब होता है गुलाम बनाना, ठीक है। और जो स्लेव होता है उसका मतलब होता है गुलाम, ठीक है। एनस्लेव तो यानी कि गुलाम बनाना वर्ब है, और स्लेव यानी कि गुलाम नाउन है, और इसी से एक वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं स्लेवरी, और स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। क्या होता है? गुलामी। क्लियर है? ये बात ध्यान रखें। किंतु जब एक देश, ए पीपल से मतलब एक राष्ट्र से है, कि जब एक राष्ट्र को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और शायद जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा को बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर से वो भाषा है वो तुम्हें उस पिंजरे से आज़ाद कराने में तुम्हारी मदद करेगी, यानी कि एक चाबी के रूप में काम करेगी। क्या? लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा किसी देश की क्या होती है? एक चाबी होती है, और उस चाबी के द्वारा तुम किसी भी, यानी कि जो कैद है, यानी कि जो जेल है, उससे तुम बाहर आ सकते हो। यानी कि कहने का मतलब एक ताकत है तुम्हारी लैंग्वेज, और तुम्हारी लैंग्वेज की इस ताकत से कोई भी तुम्हारे सामने आसानी से झुक सकता है। आसानी से तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे। ये शब्द किसने कहे थे? एम हेमल ने फ्रेंच से कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रामर खोली और हमारे सामने उस पाठ को पढ़ना चालू कर दिया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं इस बात के लिए बड़ा अचंभित था कि मैं कितने ध्यान से उसको क्या कर रहा था, यानी कि समझ रहा था। यह पाठ जो मेरे सामने रिसाइटिंग हो रहा था, एम हेमल उसको पढ़ रहे थे, तो मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था, और ये चीज़ मेरे लिए बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। ये मुझे बड़ा अच्छा समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, और उन्होंने जो शब्द मुझसे कहे वो मुझे बड़े आसान लगे।
आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, और मेरा सोचना था कि शायद मैंने पहले कभी भी उनको इतने ध्यान से नहीं सुना। यानी कि मैं जो भी चैप्टर पहले पढ़ता था एम ए हिमल के द्वारा फ्रांसीसी चैप्टर, तो शायद वो मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आते थे, किंतु आज जब मैं बड़े ध्यान से और गंभीरता के साथ उस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे सारी चीज़ें एम हिमल के द्वारा जो बताई जा रही थी वो सारी चीज़ें फ्रांसीसी लैंग्वेज के अंदर मुझे समझ में आ रही थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने इतने धैर्य के साथ कभी भी इस तरीके से पाठ को स्पष्ट भी नहीं किया था। यानी कि आज उनका स्पष्ट करने का तरीका, जो पाठ को इतना स्पष्ट कर रहे थे, इतना जो धैर्य था, इतना जो सहन शक्ति उनमें थी, वो मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give us all the he knew before going away, और ऐसा लगता था मानो वो बेबस आदमी, पुअर मैन यानी कि बेबस आदमी, वो चाहते थे कि जितना वो जानते थे, यानी कि जितनी उनको नॉलेज थी फ्रांसीसी भाषा की, वो यहाँ से जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स वन स्ट्रोक, और शायद वो एक ही झटके से ये सारी बातें हमारे दिमाग में भर देने वाले थे। तो ये किसने कहा? एम हिमल ने, फ्रेंच ने इस बारे में सोचा कि शायद वो एक ही झटके में, एक ही स्ट्रोक के साथ वो सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते थे ताकि हम एक दिन में ही फ्रांसीसी लैंग्वेज को सीख जाएं। नेक्स्ट है, आफ्टर द ग्रामर, और व्याकरण के बाद, जब व्याकरण कंप्लीट हो गई, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, तो अब हमें क्या किया गया, यानी कि एक राइटिंग का चैप्टर हमें दिया गया, लेखन दिया गया कि राइटिंग का हमें काम करना है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हेमल जो है हमारे लिए नई कॉपियाँ जो लेकर आए थे, यानी कि नई जो कॉपी हमारे लिए लेकर आए थे। रिटन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेक, और उसमें सुंदर सुंदर तरीके से क्या लिखा हुआ था, कौन से वर्ड, पहले फ्रांस लिखा हुआ था, फिर अल्सेक लिखा हुआ था, फिर फ्रांस लिखा हुआ था, फिर अल्सेक लिखा हुआ था, यानी कि हमें राइटिंग के अंदर इन चीज़ों को करना था। दे लुक्ड लाइक फ्लैक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और यानी कि वे सभी स्कूल के कमरे में, यानी कि जो कमरे थे स्कूल के, वे सभी के सभी स्कूल के कमरे में चारों ओर छोटी छोटी जो झंडी, यानी कि जो फ्लैक्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो झंडे होते, झंडियाँ होती हैं, तो छोटे छोटे जो झंडे थे वो क्या कर रहे थे, वो हमें दिखाई दे रहे थे, यानी कि झंडियों की तरह हमें दिखाई दे रहे थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ठीक है, कौन, वे लोग किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर, यानी कि छोटी छोटी जो फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, तो छोटी छोटी जो झंडियों के समान, फ्लैक्स के समान, फ्लैक्स का मतलब जो झंडा होता है, तो फ्लैक्स के समान फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो प्रत्येक कहीं पर, प्रत्येक रूम में, वो हमें इधर उधर, यानी कि जब लोग बाग घूम रहे थे ऐसा लग रहा था छोटे छोटे जो झंडियाँ हैं वो लहला रही हों, और जैसे कि वो किसी रोड के सहारे, ठीक है, रोड के सहारे का मतलब होता है रोड एक डंडा, तो रोड के सहारे जो डेस्क के टॉप पर लगे हों, ठीक है, उसके समान वो क्या दिखाई दे रहे थे, वो लटके हुए दिखाई दे रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और निश्चित तौर से तुम देख सकते थे कि हर कोई अपने काम में बड़ी तल्लीनता के साथ जुटा हुआ था, अपना काम कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और बड़ी शांति थी, मतलब किसी भी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो भी पेपर पर पेन चलने की आवाज़ें, यानी कि जैसे पेन घसीटा जाता है, पेन से नोटबुक पर लिखा जाता है और शांति होती है, तो हमें पेन की आवाज़ भी कॉपी पर लिखने की सुनाई देती है, ठीक है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार तो क्या हुआ, जो बीटल्स का मतलब होता है जो भौरे होते हैं, जो काले काले रंग के आपने कीड़े देखे होंगे, बड़े कीड़े जो भौरे हैं, वो एक बार अंदर उड़कर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया।
नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, और छोटे बच्चों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे भौरे आए थे। वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और निश्चित तौर से जो अपने मछली के कांटों के आकार के खींच रहे, मतलब जो बच्चे क्या कर रहे थे, जो मछली के कांटे नहीं होते उसके आकार के कुछ लिखने में लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, मानो ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेंच भाषा लिख रहे हो। कैसे लिख रहे हो? फ्रेंच भाषा लिख रहे हो। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो शुरू में लिखना सीखते हैं, और शुरू में जब लिखते हैं तो आपको पता है कि हैंड राइटिंग में कोई भी जो शब्द शुरू में सीखा जाता है तो आसानी से बनता नहीं है। तो इस तरीके के बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनका लिखा हुआ कोई फ्रांसीसी भाषा वो लिख रहे हो। ठीक है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे वो क्या कर रहे थे? कूड कर रहे थे, यानी कि कू कू की आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे कबूतरों की आवाज़ होती है। तो धीमे धीमे स्वर में, वेरी लो, धीमे धीमे स्वर में वो कू कू की आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप सोचने लगा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे कबूतर जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स, यानी कि वे कबूतर जो है क्या जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे, यानी कि क्या हमें जर्मन भाषा कबूतरों के द्वारा सीखने को भी मिलेगी, यानी कि जर्मन, अब ये कबूतर भी क्या बन जाएंगे, यानी कि जर्मन भाषा का प्रभाव जो है इन कबूतरों पर भी पड़ने लगेगा। तो ऐसा किसने सोचा? क्योंकि आपको पता है पक्षियों की तो ऐसी कोई लैंग्वेज होती नहीं है जो मनुष्यों की होती है। तो इस तरीके से अब वो केवल एक इमेजिनेशन कर रहा है कि शायद कबूतर भी अब क्या हो जाएंगे, जर्मन भाषा सीखेंगे और जर्मन भाषा हमें भी सीखने को मिलेंगी, यानी कि शायद ये हमें जर्मन गाना सिखा देंगे, क्योंकि जर्मन में गाएंगे तो हम भी उनको सुनेंगे और उनको सुनकर हम भी क्या हो जाएंगे, जर्मन भाषा सीखने लग जाएंगे। क्लियर? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then at another. और उस समय, किस समय, यानी कि जब मैं अपनी कॉपी से क्या करता, I looked up, जब मैं लिखता था तो मैं बीच बीच में अपनी आंखें ऊपर करके देखता था। M. Hamel sitting motionless, M. Hamel मुझे क्या दिखाई देते थे, यानी कि मुझे शांत स्वभाव के साथ अपनी चेयर पर बैठे हुए दिखाई देते थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, तो क्या करते थे वो, कभी एक चीज़ देखते तो कभी उस कमरे में दूसरी चीज़ देखते, मतलब एक से दूसरी चीज़ उस कमरे में देखने में लगे हुए थे। कौन? एम हेमल। क्योंकि आपको पता है जो आदमी इतने सालों से, यानी कि 40 सालों तक वहाँ पढ़ा रहा था तो, और उनको छोड़ने वाला था, तो शायद उसके लिए अब वहाँ से विदा होना, यानी कि उसके लिए फेयरवेल वहाँ से करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब याद तो आती है। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और शायद वो चाहते थे कि वो उन सब चीज़ों को जो स्कूल रूम में, वो सब चीज़ें जो उन्होंने देखी, शायद वो एक बार में ही अपने माइंड में उन चीज़ों को फिक्स कर लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से नहीं बुलाऊं, जो चीज़ें, जो यादें मेरी इस कमरे से, इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीज़ें मानो वो एक झटके के साथ अपने दिमाग में भर लेना चाहते थे। वो यहाँ से इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्लियर? फैंसी, सिर्फ एक कल्पना। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और उन्होंने अपने 40 वर्ष जो हैं वो एक समान स्थान पर बिताए। एक समान स्थान कौन सा? स्कूल जहाँ वो पढ़ाते थे, यानी कि उसी स्कूल में उन्होंने क्या कर दिए थे, 40 साल का जो समय था वो यहाँ पर उन्होंने बिता दिया था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके साथ, यानी कि बात करें विद हिज गार्डन आउटसाइड, और खिड़की के बाहर जो गार्डन था और साथ में उसके सामने जो कक्षा थी, कक्षा कौन सी? फ्रेंच वाली क्लास जो अभी वो फिलहाल पढ़ रही थी। जस्ट लाइक दैट, वो भी उसी के समान थी, यानी कि वो उस कक्षा को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, और वो बगीचा जिसके, यानी जो उसकी खिड़की से बाहर था, स्कूल के उस क्लासरूम के खिड़की से बाहर की तरफ जो दिखाई देता था, उसकी यादें भी वो पिरोना चाहते थे, उसको भी वो याद रखना चाहते थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ,
और केवल जो डेस्क थी, जो बेंचेस थी, कौन सी, जो बेंच थी और जो डेस्क और बेंचेस थी, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो भी क्या हो गई थी, वो स्मूथ हो गई थी। मतलब आपको पता है जो घिस घिस कर तो जो चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्मूथ तो होंगी। कोई चीज़ अगर हम बार बार यूज़ करते हैं तो पहले आपने देखा होगा कि नई नई चीज़ें थोड़ी रफ़ होती हैं, लेकिन बाद में जब हम उनका यूज़ करने लग जाते हैं तो वो चीज़ कैसी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, यानी कि चिकनी हो जाती है। ठीक है। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन, और साथ में वो गार्डन के अंदर जो अखरोट का पेड़ लगा हुआ था, वालनट ट्री का मतलब जो अखरोट का पेड़ था, वर टालर, वो लंबे हो चुके थे। कैसे हो गए थे, लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, और वहाँ पर एक बेल लिपटी हुई थी। बेल का मतलब जैसे अपन देखते हैं कि सब्जी वगैरह की कुछ बेल होती हैं, कुछ जैसे आपने ककड़ी, खीरा या दूसरी हमने लौकी वगैरह की जो ये सब्जियां होती हैं उनकी बेल देखी होंगी। यानी कि बेल क्या होती है, किसी सहारे के छतों पर चढ़ जाती है, किसी सहारे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो बेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो होपवाइन का मतलब यहाँ बेल है। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो बेल जो उनके द्वारा लगाई गई थी, वो किसके द्वारा लगाई गई, एम हेमल के द्वारा लगाई गई थी, वो खिड़की से लिपटती हुई छत के ऊपर तक चढ़ गई। कहाँ तक, यानी कि ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्वाइंड का मतलब लिपटना, तो वो लिपटती हुई कहाँ पर चली गई, लिपटती हुई छत पर चली गई। किससे लिपटती हुई, अबाउट द विंडोज, खिड़की से लिपटती हुई कहाँ तक पहुँच गई, छत तक पहुँच गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और शायद उनके लिए ये सब कितना दिल दुखाने वाला होगा कि वे इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, ये सब चीज़ें उनसे जुदा हो जाएगी। पुअर मैन, बेचारे बेबस आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और शायद उनके ऊपर वाले जो कमरे थे, यानी कि ऊपर वाला जो कमरा था उनका, अबो जो रूम था उनका, उनमें उनकी जो बहन है, उनकी बहन की चलने फिरने की आवाज़ें, मूविंग अबाउट यानी कि चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और शायद वो ट्रंक को भर रही थी। ट्रंक जो अपने पास एक बड़ा बक्सा होता है घर में भी, उसको ट्रंक बोलते हैं। वैसे ट्रंक एक सूंड होता है जिसको हाथी की सूंड कहते हैं, और ट्रंक मीन्स तना भी होता है, यानी कि पेड़ का जो तना होता है उसको भी हम ट्रंक के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ इस ट्रंक से मतलब क्या है, जो बड़ा बक्सा होता है उसको हम ट्रंक। तो उनकी सिस्टर क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी, उस ट्रंक को भर रही थी, क्योंकि अब जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। फॉर दे मस्ट हैव द कंट्री नेक्स्ट डे, और शायद वो अगले दिन जो है इस देश को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। ओके। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और उसमें इतना साहस था, किसमें, एम हेमल में, यानी कि सॉरी फ्रेंच में, कि वो अपने हर पार्ट को अंत तक सुना, उसे अंत तक अपने पार्ट को सुना। आफ्टर द राइटिंग, और लिखने के पश्चात, लेखन का कार्य जब समाप्त हो गया, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तो हमने इतिहास का एक पाठ लिया, अब इतिहास पढ़ने वाले थे। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी वो वू, और इस तरीके से जो बच्चे थे, यानी कि जो शिशु थे, यानी कि छोटे बच्चे, बा बे बी बू, अब ये गाना था, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दोहराया। तो बेबी चैंटेड, तो जो बच्चे थे, जो छोटे बालक थे, उन्होंने एक, यानी कि जो ये शब्द थे, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो रोने लग गए, यानी कि इस तरीके के जो शब्द आए थे किताब में, उनको क्या करने लगे, रिसाइट करने लगे, दोहराने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। ठीक है। Down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles, okay, and और जो कमरे के पीछे, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा था, पीछे वाला जो हिस्सा था, उसके नीचे, यानी कि जो बूढ़े हौसर थे, बूढ़े हौसर आपको बता दिया, यानी कि बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे वाले हिस्से में जो बूढ़े आदमी थे,
हैड पुट ऑन द स्पेक्टिकल्स। अब उन्होंने क्या कर रखा था, अपना चश्मा जो है वो निकाल कर रखा था, नीचे रखा हुआ था, और अपने दोनों हाथों में उन्होंने, मैंने जो बताया था जो प्राइमरी की बुक होती है यानी कि जो कायदा होता है, वो कायदा उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, और साथ में होल्डिंग हिज प्राइमर बोथ हैंड्स एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनमें अक्षरों को वो क्या कर रहे थे, साथ साथ लिख रहे थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और साथ साथ में उन्होंने उन अक्षरों को लिखना भी जारी रखा। यू कुड सी दैट, और तुम इस बात को देख सकते थे, वॉज क्राइंग हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, कि भावनाओं के साथ उसकी आवाज़ भी कपकपाने लग गई, चीखने लगे, रोने लगे, और चीखने चिल्लाने रोने के साथ क्या कर रहा था, यानी कि वो कांप रहा था। एंड इट वॉज सो फनी, और यह टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये इतना मजाकी लग रहा था, यानी कि जो जब वो रो रहे थे, वो जब कपकपा रहे थे, तो इसको देखकर हमें थोड़ा आनंद आया, यानी कि हमें क्या लगा, फनी लगा, हमें हंसी आने लगी। हियर हिम वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम हंसना चाहते थे और चिल्लाना चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे देखो ना, मैंने उनको कितनी अच्छी तरीके से याद कर लिया है। लास्ट लेसन, किसको कर लिया है, अंतिम पाठ को याद कर लिया है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से, ऑल एट वंस, अचानक से द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और जो चर्च का क्लॉक था, चर्च का जो घंटा था, जो घड़ी लगी हुई थी उस पर, उसने अचानक से 12 बजा दिए। देन द एंग्लस, और उसके बाद जो पर्शियन सैनिक थे, एंग्लस वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, जो पर्शियन सैनिक थे, उसी समय पर्शियन सैनिक आए। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, ठीक है, और उसके बाद जो पर्शियन जो सैनिक थे, वो अपनी, यानी कि जो बीन होती है, वो बीन बजाते हुए, बिगुल बजाते हुए आए। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपने अभ्यास से लौटे। कहाँ से लौटे, अपने अभ्यास से लौटते हुए बीन बजा रहे थे। साउंडेड अंडर आर विंडोज, और निश्चित तौर से हम अपनी खिड़की से नीचे उन आवाज़ को सुन सकते थे। कौन सी आवाज़, जो पर्शियन सैनिक अपने हाथ में, यानी कि जो बीन जो बजा कर आ रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल भी खड़े हो गए। वेरी पेल, वो पीले पड़ गए, मतलब अब उनको कुछ नहीं सूझा, घबरा गए। एनी चेयर, और वह अपनी कुर्सी के पास ही खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा, यानी कि मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही आए, और उन्होंने कहा मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, किंतु जैसे कि ऐसा लगा कि वो सब कुछ उनके गले में ही दब गया हो, यानी कि जो आवाज़ वो, यानी कि जो कुछ कहना चाहता हो वो चोक हो गया, मतलब चोक का मतलब जैसे बंद हो गई आवाज़ उनकी। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो अपनी बात जो है जारी नहीं रख सके। गो ऑन का मतलब जारी रखने, बोल नहीं सके। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर गए। टुक ए पीस ऑफ चौक, और उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और जितनी ताकत उनसे हो सकती थी उतनी ताकत लगाकर ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा अक्षरों में, यानी कि जितना वो बड़ा लिख सकते थे उस शब्द को उन्होंने लिखा। और लिखा क्या, वी विल अ फ्रांस, यानी कि फ्रांस क्या रहे, अमर रहे। ये ध्यान रखना, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कभी आप सोचो इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये फ्रांसीसी लैंग्वेज का वर्ड है, वो ये फ्रेज है। और फ्रांसीसी भाषा में इसका मतलब होता है फ्रांस क्या रहे, अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, और उसके बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने दीवार के सामने अपना सिर जो है झुका लिया। लीन का मतलब क्या होता है, झुकाना, ठीक है। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथों से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल जो है उसका समय समाप्त हो गया है। यू मे गो, और अब तुम जा सकते हो। स्टूडेंट्स, आई एडवाइज यू दैट, कि इसमें जो मिड क्वेश्चन आए हैं चैप्टर के, उन मिड क्वेश्चन को आप कर लें, ठीक है, मिड क्वेश्चन को कर लें। बाकी जो क्वेश्चन मैं अपने अकॉर्डिंग
आपको जो है प्रोवाइड करवाऊँगा, वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो है ऐड करने हैं, ठीक है। और जल्दी मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी PDF जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको आपकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी का जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।